Hello everyone, this is Neelam. Dear students, I am your SST teacher. You know about me. I am fine today and I hope that you all also fine. Dear students, today we will discuss chapter 5th. Our chapter name is Greenland. Okay, so now tell you about chapter 5th, Greenland. Okay. Greenland, the land of ice and snow. स्टूडेंट्स, आप ये अपने मन में इसके मीनिंग पर मत जाइएगा। जैसे ग्रीनलैंड, आप ऐसा इसका मीनिंग लेंगे कि कोई ऐसा एरिया होगा जो बहुत हरा भरा भूमि होगा, कोई ऐसा क्षेत्र होगा जो बहुत हरा भरा होगा, बट ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आप इसके नेम पर बिल्कुल ही नहीं जाइएगा, ठीक है। यह एक ध्रुवीय प्रदेशीय क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि वहाँ वर्ष भर सामान्यतः बर्फ़ गिरते रहते हैं, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही चिल होता है, बहुत ही ठंडा होता है। तो हम उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लैंड ऑफ आइस एंड स्नो, वह भूमि यानी वह क्षेत्र जहाँ सिर्फ बर्फ़ और बर्फ़ की से बमबारी जैसे मतलब बारिश होती रहती है, स्नो वो गिरता रहता है। आइए चैप्टर एक्सरसाइज एक्सप्लेन करते हैं। लोकेशन, इसका लोकेशन क्या है सबसे पहले हम जानते हैं। देखिए, ग्रीनलैंड इज सिचुएटेड इन द फ्रीज जोन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि जो हमारा ग्रीनलैंड है ना, वो उत्तरी गोलार्ध के शीतकालीन प्रदेश में स्थित है, ठीक है। या हम कह सकते हैं ठंडा जोन्स में जानते हैं ना, हमने आपको इससे पहले इस चैप्टर में बताया कि 3 जोन्स जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से फ्रिट्ज जोन एंड हॉट जोन, ठीक है, ये सब होते हैं। तो फ्रिट्ज जोन का एरिया जो है वो उत्तरी गोलार्ध हेमिस्फीयर गोलार्ध होता है, और नॉर्दर्न में से उत्तरी गोलार्ध के क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। सम अदर कंट्रीज दैट लाइज इन दिस जोन आर नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कनाडा। अब देखिए, कुछ और भी हमारे देश हैं, ठीक है। दूसरे देश कौन कौन से हैं जो इस क्षेत्र में स्थित हैं, ठीक है। जैसे नॉर्दर्न पार्ट्स में यानी उत्तरी भाग में, जैसे कनाडा, हमारा कनाडा हो गया, ठीक है, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, एंड दी नॉर्दर्न स्ट्रिप्स ऑफ रसिया हो गया। ये सब सारे क्षेत्र इन उत्तरीय क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। देखिए, ग्रीनलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ डेनमार्क, जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का ही एक हिस्सा है, उसका भाग है। इट लाइज नॉर्थ ऑफ दी आर्कटिक सर्किल, और ये जो हमारा ग्रीनलैंड है ये उत्तरीय आर्कटिक क्षेत्र। आपने देखिए, जब हम फर्स्ट चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर रहे थे तो उसमें हमने ग्लोब के माध्यम से आपको बताया था कि जैसे देखिए दोनों ही ध्रुव हमारे जो हो गया, ठीक है, पोल जो है, तो जैसे हम जैसे उत्तरी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे हमारा जो कर्क रेखा है वो उसके बाद जैसे जैसे हम आगे ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे शीतकालीन प्रदेश बढ़ते जाते हैं। तो उत्तरीय क्षेत्र में आर्कटिक एंड दक्षिणी क्षेत्र में अटलांटिक, ऐसा 2 सर्किल है हमारा, ठीक है ना। तो ये जो भाग है हमारा उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। ग्रीनलैंड इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड। अब हम ये भी जानते हैं कि जो ग्रीनलैंड है ना, वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ठीक है। मोस्ट पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड इज कवर्ड विथ थिक शीट ऑफ आइस। जो ग्रीनलैंड का सामान्यतः बहुत वो भाग हमेशा कह सकते हैं कि मोटी बर्फ की चादरों से ढकी हुई होती है, ठीक है। जस्ट मिनट, आई थिंक कि वीडियो क्लियर होना चाहिए। यस, ठीक है ना। आइस यानी शीट ऑफ आइस, यानी मोटी बर्फ की चादरों से हमेशा ढकी हुई होती है। समटाइम्स हॉज पीस ऑफ आइस ब्रेक ऑफ एंड ड्रिफ्ट इनटू द सी। कुछ समय पहले की बात है बेटा, आपको बता दें कि बर्फ का एक विशाल टुकड़ा, ठीक है ना, इस भाग से टूटा और वो समुद्र में जा गिरा, ठीक है। दीज फ्लोटिंग पीस ऑफ आइस आर कॉल्ड आइसबर्ग।
अब ये जो बर्फ़ का टुकड़ा है, ठीक है ना, वो हमेशा जल में क्या होता है, समुद्री क्षेत्र में तैरता रहता है। इस तैरते हुए भाग को हम क्या कहते हैं, आइसबर्ग यानी हिम शेल, ठीक है। काफ़ी विशाल होने के नाते शेल में चट्टानें होती हैं, तो ये बर्फ़ की चट्टानें ही हैं जो कि उस क्षेत्र में से टूटकर हमारे समुद्र में गिर गई हैं, ठीक है। दे आर वेरी डेंजरस, वो बहुत ही खतरनाक हैं, ठीक है। फॉर दी शिप्स एज दे आर इनविजिबल फ्रॉम डिस्टेंस, देखिए जैसे वो दिखाई नहीं देती हैं, अब नीचे उस छोटी सी भाग ऊपर दिखता है, तो ये जैसे जो शिप्स वगैरह चलती हैं, ठीक है ना, समुद्र में, उनके लिए बहुत डेंजर है, यानी खतरा है। अब हम आपको बता दें कि इससे पहले, चलिए हम पढ़ते हैं, खुद ही पता चलेगा, ठीक है। इन 1912 में यानी 1912 ईस्वी में अ हर्स शिप कॉल्ड टाइटैनिक, आपने नाम सुना होगा, एक बहुत विशाल, ठीक है, जहाज़ जो हमारा था टाइटैनिक, जिसका नाम था, सैंक इनटू द सी आफ्टर हिटिंग सच एन आइसबर्ग। अब हम आपको बता दें बेटा कि जो टाइटैनिक नाम का एक शिप, आपने मूवी भी वगैरह देखी होगी, नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि यह एक शिप था, बहुत विशाल शिप था, जो कि इस चट्टान से टकराने के कारण वो डूब गया, ठीक है। कहाँ डूब गया, इस मोटे बर्फ़ के चट्टान यानी हिमशैल से टकराने के कारण वो हमारा विशाल टाइटैनिक डूब गया। सिंस देन द इंटरनेशनल आइस पेट्रोल कीप्स अ वॉच ऑन दीज आइसबर्ग, तब से जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बर्फ़ जिसको किससे कहते हैं, मतलब एक ख्याल रखने वाले पेट्रोल, मतलब हर एक एरिया क्षेत्र में एक वो अपना पेयर बना हुआ होता है कि जिसको हम कहते नहीं हैं, जैसे रात को पहरे देते हैं जो, तो वो अपना किश्ती कहते हैं जिसे, तो उनका एक टीम है अपना, वो इस तब से इसका निरीक्षण करते हैं, देखभाल करते हैं कि अब ऐसा कहीं ना हो कि ये दुर्घटना फिर से दोहराई जाए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या है, कुछ इमेजिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। ग्रीनलैंड बिकेम अ पार्ट ऑफ डेनमार्क 1953 में, 1953 ईस्वी में जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का हिस्सा बना। सम रूल्स इन ग्रीनलैंड वॉज स्टेबलाइज्ड इन 1979, कुछ ऐसे इसके जो मुख्य रूल्स थे, नियम थे, वो 1979 में लागू हुए, ठीक है। द आइस कैप्स ऑन ग्रीनलैंड आर मेल्टिंग स्लोली ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, अब देखिए इसके जो भाग जल में टुकड़े का गिरा हुआ है, इसके पिघलने से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है बेटा। और क्या है, इमेजिंग फैक्ट्स यहाँ भी है, जरा से जान लेते हैं क्या है यहाँ पे। द नेम ग्रीनलैंड वॉज coined बाई एन एक्सप्लोर आयरिक द रेड इन AD 981, जस्ट मिनट। Yes, however, this name Greenland has nothing to do with the plants or any greenery, as this island is almost barren. हमने आपको ये पहले ही वर्ड एक्सप्लेन कर दिया था बेटा कि ग्रीनलैंड ऐसा नाम इसका इसलिए नहीं है कि कोई भी इसके क्षेत्र जो संभावित हरे भरे या वहाँ पे जो वेजिटेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉड है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है हम आपको एक्सप्लेन कर दें कि वो है क्लाइमेट यानी जलवायु। आइए हम जानते हैं कि इस ध्रुवीय प्रदेश के क्षेत्रों की जलवायु किस तरह से, कहाँ कितना ठंडा गर्म पाया जाता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द आर्कटिक सर्किल, ठीक है, यानी जो आर्कटिक सर्किल यानी हमारा ध्रुव है, पैसेज थ्रू साउथर्न पार्ट ऑफ द ग्रीनलैंड, वो जो ग्रीनलैंड का दक्षिणी भाग है उससे होकर गुजरती है, ठीक है। एंड एज द ग्रीनलैंड लाइज इन द फ्रीड जोन्स, यही कारण है जिसकी वजह से जो हमारा ग्रीनलैंड है वो शीत प्रदेशीय क्षेत्र में स्थित है। सो इट इज़ एक्सपीरियंसेस द पोलर क्लाइमेट, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ध्रुवीय जलवायु है। कैसी जलवायु है, ध्रुवीय प्रदेशीय जलवायु यानी ठंडी जलवायु है ये। इट इज़ अ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, ये पूरे वर्ष एकदम ठंडी रहती है।
ध्रुवों पर हमेशा बर्फ जमे रहता है, मतलब 6-6 महीने के दिन 6-6 महीने की रातें भी होती हैं, लेकिन ये इस सर्कल में नहीं होती हैं। ठीक है, आइए आगे जानते हैं। द टेम्परेचर इज़ ऑलवेज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम आपको बता दें कि यहाँ का जो तापमान होता है बेटा वो 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं उठ पाता है। ठीक है, इन रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, और ये कारण है कि जो यहाँ पे वर्षा होती है बहुत कम होती है। ड्यूरिंग विंटर यानी सर्दियों के दौरान वन में नॉट सी द सन बिकॉज द सन डज नॉट राइजेस एबोव दिस हॉरिजन। देखिए, ठंडी के दौरान क्या होता है कि सूर्य एक एक महीने तक गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। कारण यह है कि सूर्य क्षितिज से ऊपर उठ नहीं पाता है, जिसके कारण एक एक महीने सूर्य दिखाई नहीं देता है। देयर आर मंथ्स ऑफ डार्कनेस, और इसी के वजह से जब एक महीना सूर्य निकलेगा नहीं तो अंधेरा तो होगा ही, तो पूरे माह अंधेरा छाया हुआ होता है। स्नो फॉल्स continuously and chilly winds blow at speeds of about 160 किलोमीटर पर आवर। जानते हैं जो बर्फीली, देखिए बर्फ क्या होता है, हमेशा गिरता रहता है, जिसकी वजह से कंटिन्यू बर्फ गिरने की वजह से जो यहाँ का की हवाएं हैं वो एकदम तेज शीतल होती हैं, यानी ठंडी होती हैं, और वो इतनी रफ्तार से चलती हैं जिनकी स्पीड कितनी होती है 160 किलोमीटर पर घंटा, यानी एक घंटे में 160 किलोमीटर की रफ्तार को तय करती हैं, और वो बहुत ठंड होती हैं। ठीक है, द लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डर इन द ग्रीनलैंड वॉज -66 डिग्री सेल्सियस इन 1954। अब बता दें यहाँ का जो सबसे नीचे गिरा हुआ टेम्परेचर है 1954 ईस्वी में इसको मापा गया था, जिसका टेम्परेचर -66 डिग्री सेल्सियस। सोचिए 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाता है, तो ये उससे कितना माइनस में जा रहा है, प्लस में मत सोचिएगा बेटा। अब 0 डिग्री सेल्सियस जब भी टेम्परेचर ले जाएंगे कोई भी चीज़ें बर्फ़ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब सोचिए -66 डिग्री सेल्सियस जा रहा है तो कितना ठंडा हो सकता है, आप अनुमान लगा सकते हैं। इन समर इट इज़ द ब्राइट एंड सनी, और जो गर्मियों का दिन होता है ना तो थोड़ा चमकीला और सूर्य हल्का निकलता है। द सन शाइन्स ब्राइटली एट द 24 आवर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द आइलैंड, और सूर्य 24 घंटे सभी क्षेत्रों में नहीं, द्वीप समूह इन क्षेत्रों में चमकता है, दिखाई देता है। द सन शाइन्स इवन एट मिडनाइट, और जानते हैं मध्य रात्रि जब होता है तब सूर्य, नॉर्वे में आपने सुना ही होगा, तो मध्य रात्रि जब होती है तो सूर्य चमकता है। देयरफॉर द ग्रीनलैंड इज आल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, यही कारण है कि ग्रीनलैंड को मध्य रात्रि के सूर्य का मतलब कि भूमि कहा जाने वाला देश भी कहते हैं। ठीक है, चलिए वेजिटेशन हम पढ़ते हैं, यानी कि वनस्पतियाँ क्या हैं, यहाँ की किस टाइप की वनस्पतियाँ इस क्षेत्र में उग पाती हैं। आइए, दी एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट और ग्रीनलैंड डज नॉट सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। देखिए कह रहा है ना कि कोल्ड की सीमा नहीं है, यानी चरम सीमा, ठंड की चरम सीमा नहीं है। अत्यंत शीत के कारण इस मतलब ग्रीनलैंड में, इस क्षेत्र में कोई भी उस तरह के प्लांट जो है ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दी शॉर्ट समर, जब थोड़ी सी गर्मियाँ आती हैं, देन स्मॉल ग्रासेस एंड कलरफुल प्लांट ग्रो इन दी कोस्टल एरिया। तब क्या होता है कि जो छोटे छोटे घास होते हैं, ठीक है, वो तटीवर्ती यानी समुद्र तटीय इलाकों में कुछ पौधे और कुछ घास के छोटे छोटे होते हैं, वो रॉक्स यानी जो चट्टानें, आइस या भूमि जो होती है उन पर उगना शुरू हो जाती हैं। मोसेस एंड दी लाइकेन आपने देखा होगा, लाइकेन एक जैसे काई जिसको हम उस टाइप का होता है, दैट ग्रो ऑन द रॉक्स, चट्टानों पर उगती हैं। प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स, जो कि पशुओं के भोजन के रूप में प्राप्त हो जाती हैं। स्पेशली देयर रिएंडर, और ख़ास तौर पे वो कैसे पशु, जैसे रिएंडर हो गया ना, रिएंडर यहाँ पे आप देख रहे हैं, काला हिरन जिसको कहते हैं। अब चलिए एनिमल्स, यहाँ लाइफ, यहाँ के जो हमारे जीव जंतु हैं उनका जीवन कैसी है, चलिए ये पढ़ते हैं। Only those animals that can adapt themselves to the extreme cold live in Greenland। यहाँ पे सिर्फ मात्र वही जीव जंतु
रह सकते हैं या जीवित रहते हैं बेटा, जो अपने आप को इस कंडीशन में ढाल लेते हैं, यानी इसमें परिवर्तित कर लेते हैं अपने आप को। इतनी ठंड क्षेत्र में खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं, ऐसे ही जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। पोलर, जैसे पोलर बियर हो गया, आर्टिक फॉक्स हो गया, ठीक है, वोल्वराइन हो गया, लेमिंग हो गया एंड रिएंडर आर कॉमन लैंड एनिमल्स। ये सब इस क्षेत्र के साधारण जंतु हैं। These animals have thick fur on their body to protect themselves from the extreme cold। अब देखिए इनके शरीर पे ना बाल और फर बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जो कि इनको उस एकदम अत्यंत शीत से यानी अत्यंतकालीन ठंड से बचाती है। Seals, whale, walruses and birds such as कुहा एंड लून आर कॉमन वाटर एनिमल। अब देखिए अभी तो हमने थल पर यानी पृथ्वी क्षेत्र में, लैंड पर किस टाइप के एनिमल्स को पढ़ा। अब ये वाटर एनिमल है जो कि जल में जीवित रहते हैं। रिएंडर इज द मोस्ट यूजफुल एनिमल इन ग्रीनलैंड। और जो रिएंडर होता है, ठीक है ना, वो बहुत ही प्रायोगिक जीव है इस एरिए का। सेवरल varieties of fishes and sea birds are also found। और हम ये भी आपको बता दें बेटा कि इन सब के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में अनेक प्रकार की मछलियाँ समुद्रों में और बर्ड्स यानी पक्षियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए 17-18 मिनट का वीडियो यही हो गया और अभी ये बहुत बचा हुआ है, तो ये पार्ट 1 हम आज पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम पार्ट 2 लेके आएंगे। ओके बेटा, आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी ऐसी बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आती है, तो आप जूम क्लास में मुझसे शेयर करके उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बेटा, थैंक यू।